हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस वक्त बिहार में चुनाव को लेकर यही चल रहा है। लगभग 48 घंटे का वक्त हमने भी बिहार में गुजारा, वहाँ के लोगों के बीच, और कुछ लोगों से बातचीत करके ही पूरी कहानी समझ में आ गई। कहा जाता है कि चावल कितना पका है इसे जानना हो तो एक दाना दबाने से ही पता चल जाता है। वैसे तो बिहार में कई दिन रुकने का प्लान था, मगर कुछ निजी कारणों से वापस आना पड़ा। हालांकि 48 घंटे में ही तस्वीर साफ होती हुई दिखी है और पता चल गया है कि जो भी चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर वो सब दिल बहलाने की बातें हैं। तो मैंने एक पत्रकार के रूप में बिहार में जमीन पर क्या देखा समझा और उस पर मेरा एनालिसिस क्या है, एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग बिहार में क्या कर रहा है उस पर भी नजर दौड़ाएंगे। मीडिया का एक बड़ा तबका क्या कर रहा है वो तो सबको पता ही है, वो भी देखेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कल वाले भाषण की। अपने भाषण में एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि उनके गिरने की कोई हद नहीं है। झूठ बोलने और बेहयाई बतियाने, थेथराई दिखाने में उनकी कोई हद नहीं है। हर दिन हुजूर एक नया रास्ता, नई हद बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उधर इन्हीं के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है कि यदि ये बिहार में अकेले चले जाएं बिना सुरक्षा के तो बिहारी इनका भरता बना देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश के वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। एक चीज और देखने वाली है, चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर की तरफ से सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार क्यों मिला है सुनकर आप भी ताली बजाना नहीं भूलेंगे, बजाना ही पड़ेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अक्सर देखा होगा, महसूस किया होगा कि यदि कोई फिल्म देख चुके हैं और हाल फिलहाल में ही देखा है तो फिर बार बार उसे देखने में मजा नहीं आता, मन नहीं करता देखने का, क्योंकि आपको प्रोसेस और परिणाम दोनों ही पहले से मालूम होता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी हो गया बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि हर तरफ प्रोसेस और परिणाम वही पुराना वाला नजर आ रहा है जो हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और लोकसभा चुनाव 2024 में देखा। बात मध्य प्रदेश की हो चाहे महाराष्ट्र की, हर जगह हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को पैसे बांटे गए। चुनाव में कथित रूप से घपलेबाजी करके बीजेपी और NDA सरकार बना लेती है और फिर कहा जाता है कि महिलाओं ने पैसा पाकर वोट दे दिया। महाराष्ट्र में तो बाकायदा हमने देखा कि चुनाव को टाला गया ताकि बीजेपी सरकार महिलाओं को पैसा बांट सके, अन्य योजनाओं के तहत लोगों को सरकारी लाभ देकर वोट खरीदा जा सके। यानी बिसात हर जगह बिछी हुई है, हर एक कदम पर। आप कोई भी चरण बीजेपी को लेकर ये नहीं कह सकते कि वहां इन्होंने अतिरिक्त प्रयास नहीं किया, कोई जुगाड़ नहीं लगाया। चाहे गोदी मीडिया में प्रचार हो, सोशल मीडिया में प्रचार हो, जमीन पर प्रचार हो, नेताओं की आक्रामकता हो, या फिर चुनावी जुमले और रेवड़ी ही क्यों ना हो, और फिर अंत में केंचुआ जिंदाबाद। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। मैंने बिहार में कई महिलाओं से बात किया, ढेर सारी, और NDA सरकार ने जो 10-10 हजार रुपए बांटना शुरू किया है इसके बारे में चर्चा की। एक तरह की महिलाएं वो थी जिन्हें पैसा मिल चुका है, दूसरी वो महिलाएं थी जिन्हें पैसा अभी नहीं मिला था। उन्होंने तो तमाम समस्याएं गिनाते हुए वोटिंग पैटर्न पर चर्चा कम किया, लेकिन जिन्हें पैसा मिला था उनमें से ज्यादातर ने यह कहा कि जो पैसा दिया है उसी को न वोट दिया जाएगा। एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर देखिए। तो ऐसे तो फिर वह सरकारें रहेगी, कबो बदलबे न करी, हर बार चुनाव में 10,000 दे दी। इसी तरह से ढेर सारी महिलाएं ये बात कहती हुई सुनी गईं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर 2025 को लागू हुई, मगर आचार संहिता का आचार बनाकर मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार में फैला दिया। पहले 17 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया, फिर 24 तारीख को, फिर 31 अक्टूबर को, और आने वाली 7 तारीख को भी पैसा भेजा जाने वाला है। यानी पहले चरण के मतदान से पहले 3 बार पैसा भेजा जा चुका है और दूसरे चरण के मतदान से पहले 1 बार महिलाओं को पैसा फिर से भेजा जाएगा। यहाँ 2 बातें समझने वाली हैं। पहली तो ये कि क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ बिहार में भी कह दिया जाएगा कि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वोट दे दिया पैसा लेके, क्योंकि एक बहाना है पैसा बांटने का। पैसा पाकर महिलाओं ने इकट्ठे वोट कर दिया NDA को, या फिर SIR के तहत पूरा खेल सेट हो चुका है। ये जो चल रहा है ये केवल माहौल बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वरना उसके पास पावर है कि इस तरह से वोट खरीदने के लिए पैसे बांटने को वो रोक सकता है, लेकिन उसने नहीं रोका, चलने दिया। चुनाव आयोग पर बीजेपी का गुजराती जोड़ी का नियंत्रण देखिए। आखिर कोई ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का नौकर, बीजेपी का पालतू न कहे तो क्यों न कहे। आखिर आदर्श
आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या है? ये इसीलिए लागू किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, सबको बराबरी का मैदान मिले, कोई बदमाशी न करे, किसी का हक न लूटा जाए, हर कोई लोकतंत्र में बराबर का हिस्सेदार हो। आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम तरीके के नियम प्रचार से लेकर हर चीज पर लागू हो जाते हैं। सरकार का कंट्रोल लगभग समाप्त हो जाता है। पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथों में होती है, उसकी मुट्ठी में होती है। यूं कहिए कि सरकार खाली कहने और देखने के लिए होती है, सारी व्यवस्था चुनाव आयोग चलाता है। और ये इसलिए होता है ताकि जो पार्टी सत्ता में हो उसके प्रभाव में अधिकारी हेरफेर न कर सकें, सत्ताधारी दल को लाभ न पहुंचाएं डर के कारण, और विपक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। मगर अमृतकाल में पूरी तरह से ये कहानी पलट चुकी है। अब आदर्श आचार संहिता बीजेपी को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया बन गई है। एक तो आपने ये देख लिया कि कैसे खुलेआम वोट के बदले नोट दिया जा रहा है। एक वक्त में चुनाव से पहले धनाढ़ उम्मीदवार, धनाढ़ लोग, पैसे वाले लोग पैसा बांटा करते थे। कहीं से खबर लीक हो जाए, कहीं वीडियो या फोटो आ जाए तो चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करता था। मगर अब वही चोरी सरकारी सिस्टम बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ था। आरोप लगे कि एक्सटॉर्शन चल रहा है, सरकार की एजेंसियां डरा के धमका के या तो बीजेपी में शामिल करवाती हैं या फिर पैसा लेती हैं, चंदा लेती हैं, सरकार को यानी बीजेपी को दिलवाती हैं। अब तो बीजेपी और सरकार सब एक ही हो गया है, घूसखोरी चल रही है, ऐसे आरोप लगे। यानी जितने तरह के अनर्गल अपराध धन उगाही के माध्यम हो सकते थे वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड में अपनाए गए, ऐसा आरोप बार बार लगता है। उसी तरह यहाँ देखिए, जितनी अनियमितताएं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रोकी जाती थीं, अब वो सब सिस्टमेटिक ढंग से बीजेपी को करने के लिए छूट दे दिया गया है। यानी आपराधिक कृत्य को ही कानून बना दीजिए, उसको इतना नॉर्मल कर दीजिए कि न्यू नॉर्मल बन जाए। भाजपा खुलेआम झूठे वादे करे, पैसे बांटे या फिर पूरे देश में प्रचार करवाती रहे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। कल की तारीख में ये पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने आपको दिखाया था कैसे देश भर के अलग अलग शहरों में आचार संहिता लागू होने के बाद भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए थे, यानी इनका प्रचार जारी था। बाकी गोदी मीडिया तो दिन रात चलाता ही रहता है। एक तरफ वोटिंग होती है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के रोड शो चलाए जाते हैं, वो भी पूरे दिन। वही हाल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। शहर भर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये चुनाव आयोग के अधिकारियों को नजर नहीं आता, उनकी आंखें फूट गई हैं? महज 1 घंटे के भीतर पटना शहर में घूमते हुए हमने ये सारी तस्वीरें ली। पहले एसआईआर में हमने पूरी तरह से बीजेपी के सामने लेटा हुआ केंचुआ देखा। 80 लाख वोटों के कम होने की बात सामने आई है। खुद चुनाव आयोग ने कहा कि 68 लाख से ज्यादा वोटर उसने डिलीट कर दिए। वोटर लिस्ट में अभी भी 14,32,000 डुप्लीकेट नाम है। इससे ज्यादा 1.25 करोड़ से ज्यादा फर्जी पते वाले लोग हैं। बार बार गरीबों और अल्पसंख्यकों, महिलाओं के नाम बड़े स्तर पर काटे जाने की खबरें सामने आई, मगर फिर भी चुनाव आयोग की नजर में सब चंगासी। इसके बाद महिलाओं को पैसे बांटने या फिर आचार संहिता में बीजेपी को खुलकर प्रचार करने की छूट देना या फिर बीजेपी एनडीए के पालतू गुंडे बदमाशों को सिर पे चढ़ाना, यह सब चल रहा है। सोचिए, आचार संहिता लागू होने के बाद कोई कैंडिडेट 40 गाड़ियों से प्रचार कैसे कर सकता है? लेकिन यदि आप एनडीए के कैंडिडेट हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग आपका गुलाम होता है। और जब 40 गाड़ियों से चुनाव प्रचार होता है तो हत्याएं भी हो जाती हैं। दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप भले ही अनंत सिंह पर लगा हो, मगर इस हत्या में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो वो है चुनाव आयोग। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि 40 गाड़ी की जगह 4 गाड़ी से प्रचार हो रहा होता तो शायद ये घटना ना होती, क्योंकि 40 गाड़ियों से निकलने की स्पेशल व्यवस्था सिर्फ एनडीए के उम्मीदवारों को है। विपक्ष वालों को तो तुरंत रगड़ दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ तात्कालिक चीजों को ही नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे के कारणों को भी समझने का प्रयास करिए। बड़े से बड़ा कोई बाहुबली हो या फिर माफिया, अपने पीछे चल रहे गुर्गों की भीड़ से ही, हथियारों से ही उसे ताकत मिलती है। इसीलिए ऐसे लोग भीड़ लेकर चलते हैं, हथियार लेकर चलते हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता के दौरान प्राइवेट हथियार लेकर कोई कैसे चल सकता है? संख्या बल कम हो तो डर उन्हें भी लगता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन का अनंत सिंह के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें अनंत सिंह अपने ऊपर दर्ज अपराधों को लेकर उल जलूल बातें कर रहे थे। मगर जब पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने उन्हें एफिडेविट की चर्चा की, उन्हीं के एफिडेविट की चर्चा की और पूछा कि आपने तो ये अपराध लिखा है, इतने सारे एफआईआर का जिक्र किया है, तो अनंत सिंह के गुर्गे पत्रकार को परेशान करने लगे। ऐसे माफियाओं के सामने माइक लेकर बैठ जाना, बैठ के मस्खरी करना, उनकी तेल मालिश करना, उनकी बड़ाई बतियाना, उन्हें छोटे सरकार बुलाना, हाथ जोड़ देना अलग बात है, सवालों से पानी पिला देना अलग बात है। सवाल कर सकते हैं तो जाइए, खाली व्यूज के लिए तेल मालिश मत करिए। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि बिहार में यह हत्याकांड न होता यदि चुनाव आयोग ने अपना काम ईमानदारी से किया होता। फिर जरा सोचिए, अनंत सिंह की
की जगह यदि कोई मुस्लिम माफिया होता तो क्या गिरफ्तारी में 60 घंटे का समय लगता, या फिर वो इतनी हिम्मत करता कि उसे छूट मिलती कि वो 40 गाड़ियों से काफिला निकाले, या फिर हथियार लेकर घूमे, या फिर सरेआम हत्या कर दे या करवा दे। कथित रूप से सवाल ये भी है कि क्या गिरफ्तारी के बाद वो सही सलामत जेल पहुंच सकता था या फिर रास्ते में गाड़ी पलट जाती? जवाब आप सबको पता है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि बिहार में चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा रहा है बल्कि चुनाव कराने की नौटंकी करवा रहा है, यानी लोकतंत्र के नाम पर ठोकतंत्र चला रहा है। यहाँ जनता को लगेगा कि उसकी भागीदारी है सरकार चुनने में, मगर असल में जनता सरकार नहीं चुन रही बल्कि सरकार खुद से खुद को चुन रही है और जनता को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप चुनाव में भागीदार हैं। चुनाव आयोग कभी सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मगर आज का चुनाव आयोग सरकार तो छोड़िए गुजराती जोड़ी का गुलाम हो चुका है, वो भी साफ साफ। बाकी मीडिया तो 12 साल से गोदी मीडिया बना ही हुआ है, ये तो आप सबको पता है। बड़े भाजपा नेताओं की बेहयाई भी आपको पता है। पिछले दिनों आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पैसा बांटा जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है? मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमेशा की तरह चुनाव आयोग वही जवाब देगा कि कोई जवाब ही नहीं देगा। उधर मोदी सरकार के मंत्री हैं पीयूष गोयल, एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि बिहार से अब पलायन नहीं हो रहा है, अब बिहार के लोग बिहार में काम करते हैं। जो लोग लालू यादव के जमाने में बाहर चले गए नौकरी करने, खाली वही लोग बाहर हैं। आज का युवा बिहार में ही नौकरी करता है, हमने इतनी नौकरी दी है। कह रहे हैं कि 40 साल पहले जब मैंने फैक्ट्री खोला था, लगाया था, तो बिहार के लोग उसमें काम करते थे, लेकिन आज आप फैक्ट्रियों में चले जाइए, देश भर में कहीं भी बिहार के लोग काम करते हुए नहीं मिलेंगे। जबकि ये बात सरासर झूठ है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। आपको बता दें कि बिहार में जिन भी जगहों पर हम रुके, लोगों से बात किया, हर जगह लोगों ने पलायन की समस्या को खुलकर उजागर किया और कहा कि यहाँ पर काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, हमें बाहर जाना ही पड़ता है क्योंकि पेट पालना है। लेकिन मोदी के मंत्री किसी और ही दुनिया में रहते हैं क्योंकि विश्वगुरु खुद ही नॉन बायोलॉजिकल है। अब पहले ज्ञानेश कुमार की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जाकर कैसी हवाबाजी कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। आईआईटी कानपुर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार आईआईटी का सर्वोच्च पुरस्कार है। आईआईटी संस्थान ये पुरस्कार अपने ऐसे छात्रों को देता है जो वहीं से पढ़कर निकले और उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या विशेष कर दिया देश के लिए जो आईआईटी कानपुर इनको इनाम दे रहा है? किस बात का पुरस्कार है ये? क्या आईआईटी कानपुर ने ज्ञानेश कुमार को पुरस्कार इसलिए दिया क्योंकि वो सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, लोकतंत्र की अम्मा का चीरहरण करते हैं, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, एसआईआर में लाखों फेलियर के बाद भी अपने आप को सफल बताते हैं, सवाल पूछने पर हवाई जहाज याद आ जाता है, लाखों भारतीयों से उनका सबसे महत्वपूर्ण वोटिंग का अधिकार छीन लेते हैं। जिन ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, चोरों को बचाने का आरोप लग रहा है, बीजेपी के लिए काम करने, दलाली करने का आरोप लग रहा है, जिन ज्ञानेश कुमार पर भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने का आरोप लग रहा है, जो इतिहास के सबसे विवादित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में से एक हैं, जो सवालों का जवाब देने से भागते हैं, जो देश की जनता और नेता प्रतिपक्ष को धमकाते हैं, जिनके चेहरे से झूठ सरेआम टपकता है, जिनके कार्यकाल में एक भी चुनाव निष्पक्ष रूप से होता हुआ नहीं दिख रहा, जिन्होंने लगातार भारतीय लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कमजोर किया, ऐसे ज्ञानेश कुमार को आखिर आईआईटी कानपुर किस बात के लिए पुरस्कृत कर रहा है? जिस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी की मर्जी से ही ज्ञानेश कुमार को यह पद मिला, क्या यह पुरस्कार भी किसी दबाव में दिया जा रहा है, किसी की सिफारिश या किसी के कहने पर दिया जा रहा है, या फिर सच में ज्ञानेश कुमार के किसी उत्कृष्ट कार्य को देखकर? यदि कार्य को देखकर दिया गया है तो वो कौन सा कार्य है? क्या आईआईटी कानपुर इस बारे में बताएगा? पूरा देश जानता है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, टारगेट क्या है। बहरहाल आइए अब जरा नॉन बायोलॉजिकल की बात कर लेते हैं। बिहार में जाकर हुजूर एक बार फिर से इसकी टोपी उसके सर करने लगे हैं, बिना सिर पैर की बातें करने लगे हैं, विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए हैं और परम थेथराई पर उतर आए। कह रहे हैं कि धमाका पाकिस्तान में हुआ, नींद गांधी परिवार की उड़ी। मानो गांधी परिवार के कमरे में इन्होंने स्पाई कैमरा लगा रखा है। वैसे हो भी सकता है भाई, पेगासस की खबर तो आई ही थी ना। यानी आप हुजूर से मुद्दे की बात मत करवाइए, बकैती करवा लीजिए, टाइम पास करवा लीजिए। वैसे भी जो आदमी नाले के ढक्कन में पाइप लगाकर उसकी गैस से चाय बनाने की निंजा टेक्निक दे सकता है, वो किस स्तर का बतौलेबाज हो सकता है अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हुजूर बिहार में जाकर बार बार जंगल राज याद दिला रहे हैं, जबकि पिछले 6 महीने में ही उसी बिहार में 9 बड़े व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या हुई। अस्पतालों में घुस के लगातार हत्याएं हो रही हैं और अभी अभी दुलार चंद यादव की हत्या एकदम ताजा उदाहरण है। हुजूर ने बिहार में जाकर कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा सटा के तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाया है। जरा सोचिए, क्या ये एक प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है। जो प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच में पूरे देश के सामने कट्टा सटाने की बात करता है, वो असल में क्या क्या करता होगा, अंदाजा लगाइए। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि हुजूर का अनुभव बोल रहा है। मनोज कुमार झा लिखते हैं कि गोवा में भाजपा की साल 2013 वाली वो मीटिंग भी सबको याद आती है, जिसमें सार्वजनिक कट्टेबाजी से अन्य वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए आपने कुर्सी हथिया लिया था। दरअसल यहाँ वो घटना याद दिलाई जा रही है जब बीजेपी की मीटिंग में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ढूंढना था और उस मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया गया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हुजूर को मालूम है कि कैसे कट्टा सटा के कुर्सी हथियाते हैं। अपना अनुभव बिहार में शेयर कर रहे हैं। जरा सोचिए, इन बातों का बिहार के लोगों की समस्याओं से क्या लेना देना हो सकता है। उस बिहारी युवा से कट्टा सटाने की इस बात से क्या लेना देना है जो 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर है और फिर त्योहारों में भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में ठुस ठुस कराने को मजबूर है, ट्रेन की पटरी पर गिर के मरने को मजबूर है। और ये किस लेवल की थेथरही है। अभी कुछ घंटे पहले ही जिस बिहार में जंगल राज का तांडव देखने को मिला, उसी बिहार में जाकर हुजूर 20 साल पुराना जंगल राज याद दिला रहे हैं। आपने आसपास परिवारवाद के तमाम प्रोडक्ट्स को खड़ा कर रखा है और आरजेडी कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। अपने सिर पर भ्रष्टाचार के भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और सबसे झूठा प्रधानमंत्री होने का तमगा लग चुका है, मगर फिर भी गांधी परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कह रहे हैं। लेकिन यहीं पर सवाल पैदा होता है कि 11.5 साल की सरकार में गांधी परिवार पर एक भी भ्रष्टाचार साबित क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं कर पाए? आपके तमाम पाले हुए अधिकारी विपक्ष के नेताओं को तो जेल भेज गए, लेकिन गांधी परिवार के लोगों पर अब तक कोई जांच पूरी क्यों नहीं हुई? क्यों इन पर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ? आपकी एजेंसियों ने तो 50-50 घंटे बैठाकर उसी गांधी परिवार से सवाल किए। इतने साल से जांच चल रही है, अब तक 1 रुपया का भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिला? क्या आपकी एजेंसियां और आप खुद बिक गए गांधी परिवार के हाथों कि उनका भ्रष्टाचार नहीं पकड़ पाए, या फिर आप खाली झूठ बोलते हैं? सवाल यह भी है कि गांधी परिवार या कांग्रेस के लोग बीजेपी के, खुद नरेंद्र मोदी के इन हाई लेवल झूठों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते? आखिर नरेंद्र मोदी के साधारण पर कहते हैं कि पाकिस्तान में बम फूटता है तो कांग्रेस परिवार की नींद उड़ जाती है। उस परिवार की जिस परिवार ने अपने कई लोगों को शहीद होते हुए देखा, किस आधार पर सबसे भ्रष्ट परिवार कहा जा रहा है? यदि कोई भ्रष्टाचार साबित हो गया होता, सजा हो गई होती, तो पूरा देश कहता, फिर खाली नॉन बायोलॉजिकल काहे कहते? 12 साल पहले ये बातें सुनने में अच्छी लगती थी, क्योंकि उस वक्त हुजूर ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। जेल भेजने के लिए ही तो देश ने इनको वोट दिया। लेकिन अब तो लगभग 12 साल से सत्ता में है। अगर अब तक जेल नहीं भेज पाए तो फिर चुल्लू भर पानी ढूंढ लीजिए। एक तरफ तेजस्वी के सीएम पद के उम्मीदवार होने पर विचलित हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बिना ही पटना में रोड शो कर रहे हैं। इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री कौन हो। यानी अब तक जिस नीतीश कुमार का गमछा पकड़ के पीछे पीछे चल रहे थे, अब उन्हें ही किनारे लगाने का टाइम आ गया है। लगभग 20 साल से बिहार में सत्ता में अपने काम का हिसाब देने के बजाय खाली विपक्ष से जनता को डरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, जबकि अभी जो चल रहा है वो किसी जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक है। आखिर जंगल राज क्या होता है? यही ना, जहां कानून का भय न हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। तो बिहार में जो चल रहा है वही तो है असली जंगल राज। मणिपुर में हमने डबल इंजन में जो देखा वही तो है असली जंगल राज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो जंगल राज चल रहा है, क्या उससे खतरनाक था बिहार का? 20 साल पुराना माहौल शायद नहीं रहा होगा। अब तो भाजपा के आनुषंगिक संगठन पुलिस के साथ मिलकर तांडव करते हैं। 20 साल सरकार में रहने के बाद अब प्रधानमंत्री बिहार में जाकर कह रहे हैं कि बिहार का युवा अब बिहार में ही काम करेगा। यानी अब तक बिहार का युवा बाहर काम कर रहा है। उधर इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि बिहार का युवा अब बिहार में काम करता है, बाहर काम नहीं करता। यानी ऐसा लगता है कि झूठ बोलने में भी बीजेपी नेताओं के बीच आपसी तालमेल नहीं है। देखिए, झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बार बार एक तो उसको याद रखना पड़ता है कि क्या झूठ बोले थे। दूसरा ये कि अगर कई लोगों को झूठ बोलना है तो सबको पहले मीटिंग कर लेनी चाहिए कि कौन सा झूठ बोलना है। अपने मन से बोलेंगे तो सबका झूठ गड़बड़ा जाएगा। जिसके मन में जो आता है वही झूठ बोल देता है। सोचिए, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि बिहार के युवा कहीं बाहर नौकरी नहीं करते, बिहार में करते हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बना दे दीजिए, फिर हम युवाओं को बिहार में ही काम दे देंगे। अब सवाल यह है कि जब पीयूष गोयल के अनुसार सभी बिहारी युवाओं को बिहार में काम मिल गया है, तो फिर नरेंद्र मोदी किन बिहार के युवाओं को बिहार में काम देने की बात कर रहे हैं? किन लोगों को 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं? वैसे आपको याद तो होगा ही, हुजूर ने साल 2014 में भी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था। वो अलग बात है कि बाद में कभी पकौड़ा बेचने को रोजगार कह दिया, कभी रील बनाने को। अरे विश्वगुरु हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना नॉन बायोलॉजिकल हैं। हुजूर को 1984 की कहानी याद है, मगर मुजफ्फरपुर
में जो बेटियों के साथ हुआ, बेसहारा बेटियों के साथ हुआ, वो याद नहीं है। नीतीश कुमार के सुशासन में जो नरसंहार हुए उसकी कहानी याद नहीं है। और अभी दुलार चंद यादव की हत्या को भी भूल गए। छठ को लेकर रोना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने छठ पूजा के नाम पर वोट मांगने को लेकर नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि अगर इनसे कोई कहे कि डांस कर दीजिए वोट मिलेगा तो ये डांसो कर देंगे। छठ पूजा के नाम पर ये जो कर रहे हैं ये चुनावी नौटंकी है। अब इस बात को हुजूर ने अपने हिसाब से घुमा दिया। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का मजाक बना दिया। हुजूर की कला झूठ बोलने को, बात को घुमाने को एकदम मास्टरपीस है। वैसे अभी बिहार में इन्होंने रोना धोना शुरू नहीं किया है। इंतजार करिए कब गाली गिनवाते हैं। महामारी के दौरान पीएम केयर फंड में देश भर से पैसा खाकर बैठ गए, आज तक हिसाब नहीं दिया और दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 1,20,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया है। यानी सीधे सीधे बता रहे हैं कि चुनाव आयोग तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, हम जो चाहेंगे करेंगे, कर भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात वही है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। चुनाव कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, सबको पता है। मगर लोकतंत्र का दिल बहलाने के लिए चुनाव अच्छा है। बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति का फैक्टर भी बहुत बड़ा है। मगर इन सारे मामलों को लेकर जनता वोट ही कर सकती है ना, यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो तो। मगर वोटों की गिनती और गिनती के आधार पर परिणाम देने का काम चुनाव आयोग का है। उसी चुनाव आयोग का जो एनडीए के अनंत सिंह को 40 गाड़ियों से प्रचार करने की अनुमति देता है। उसी चुनाव आयोग का जिसकी निगरानी में अनंत सिंह जैसे लोग हथियार लेकर घूमते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद भी। उसी चुनाव आयोग का जो सरेआम पैसे बांटने की अनुमति भाजपा को देता है। उसी चुनाव आयोग का जिसे पटना शहर में बड़े बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नजर नहीं आते। बाकी आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।